हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एंजल हैज फॉलन, जो कि रिलीज हुई थी 2019 में। ये एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था रिक वॉन ने। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत माइक बेनिंग के सैन्य ट्रेनिंग से होती है, जिसमें वो एक इमारत से होकर गुजरता है। वो अपने रास्ते के सभी टारगेट्स को कंप्लीट करके आगे बढ़ता है जब तक कि वो इसे क्रॉस करके बाहर नहीं निकलता और आखिर में उसके दोस्त जेनिंग्स उसे गोली मारता है। टीम के दूसरे साथियों में से एक ब्रूनो माइक पर सीढ़ियों से नीचे गिराने के लिए उससे नाराज होता है। हालांकि माइक उसे याद दिलाता है कि अगर वो इसे रियल की तरह नहीं लेगा तो वो जब रियल फाइट होगी तो उसमें मारा जा सकता है। माइक फिर जेनिंग्स के साथ चलते हुए बातें करता है। जेनिंग्स अपनी पैरामिलिट्री कंपनी सेलेंट ग्लोबल के बारे में बात करते हुए बताता है कि उसने अपनी कमाई से यहाँ की जमीन खरीदी है, जिसमें माइक जब चाहे ट्रेनिंग कर सकता है, और साथ ही घोटालों की भी बातें करते हैं। जेनिंग्स कहता है कि आंखें धोखा खा सकती हैं और माइक के होने वाले प्रमोशन के बारे में भी बताता है, जो कि सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर के रूप में होने वाला है। जेनिंग्स माइक से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी कंपनी टीम को ट्रेनिंग करने के लिए एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो वो उसके लिए बेहतर उम्मीदवार हो सकती है। माइक ये करने का वादा करता है और कहता है कि मैं जो हो सकता है वो करूंगा, और साथ ही जेनिंग्स को वॉशिंगटन डीसी आने के लिए इनवाइट भी करता है। अब वो एक दूसरे के गले लगते हैं और बाय कहकर निकल जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद माइक अपने घर लौटता है और अपनी वाइफ लिया और अपनी बेटी लिन के साथ मिलता है। वो सीधे अपनी बीवी से गले लगता है और लिया उसे बोलती है, तुम में से बारूद की स्मेल आ रही है। हाल ही में माइक माइग्रेन और नींद न आने से पीड़ित होता है। वो इसके बारे में डॉक्टर को दिखाने जाता है। डॉक्टर माइक को वार्न करता है कि आपकी स्पाइनल कोड काफी हद तक डैमेज है, तो संभल कर काम कीजिए। माइक और लिया को अपनी नवजात बेटी लिन की परवरिश करनी है, जिससे वो डायरेक्टर की पोजीशन लेने में झिझकता है। अब जेनिंग्स माइक के इनविटेशन पर वॉशिंगटन आता है और माइक और उसकी वाइफ लिया के साथ लंच के दौरान माइक की दरियादिली के किस्से सुनाता है कि कैसे माइक ने अपने फेवरेट कुक की हेल्प के लिए पैसे इकट्ठे किए थे और उसके लिए नई कार गिफ्ट की थी ताकि वो रोज 7 किलोमीटर पैदल ना चल सके। प्रेसिडेंट ट्रम्बुल और वर्तमान एसएसडी डेविड एक साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए व्हाइट हाउस जाते हैं। ट्रम्बुल ये क्लियर करता है कि वो युद्ध को अंतिम उपाय के अलावा और कुछ नहीं मानता। वो एक बेहतर विदेश नीति स्थापित करना चाहता है। माइक बाद में अन्य एजेंटों के साथ मछली पकड़ने की यात्रा पर ट्रम्बुल के साथ शामिल होता है। ट्रम्बुल माइक को पर्सनली बताता है कि वो उसे डायरेक्टर की पोजीशन के लिए चुन रहा है, जिसे माइक थैंकफुली स्वीकार करता है। कुछ देर बाद हवा में उड़ते हुए चमगादड़ों के झुंड की तरह उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखते हैं। उन्हें जल्दी पता चल जाता है कि वो ड्रोन्स हैं, जो एजेंट्स पर फायर करना शुरू कर देते हैं और उन्हें एक एक करके मारना भी। इसलिए माइक ट्रम्बुल की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है। दोनों छिपे रहने के लिए नाव से बाहर कूदते हैं और पानी में गोता लगा देते हैं। दोनों के होश खोने से पहले माइक ट्रम्बुल को कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है। ट्रम्बुल कोमा में चले जाते हैं। इस वजह से उपराष्ट्रपति मार्टिन किर्बी नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। लिया माइक को देखने के लिए लिन के साथ अस्पताल जाती है, जहां डेविड उन्हें समझाकर वापस भेज देता है। अब माइक से मिलने FBI एजेंट हेलेन थॉम्सन आती है, जो ट्रम्बुल के खिलाफ हमले में माइक की संभावित भागीदारी होने पर उससे सवाल पूछती है। ड्रोन के एक्टिव करने वाली वैन में पाए गए सबूतों से पता चलता है कि माइक हमले की साजिश में शामिल हो सकता है, क्योंकि उसके बालों और स्किन की कोशिकाओं के साथ साथ माइक के गैरेज के सामान भी पाए गए थे। माइक का मानना है कि उसे फंसाने के लिए सेटअप है। हालांकि थॉम्सन को लगता है कि माइक ही असली हमला करने वाला है। कुछ ही समय बाद माइक को हिरासत में ले लिया जाता है। एस्कॉर्ट टीम उसे जेल में शिफ्ट करने के लिए निकलती है। जैसे ही वो निकलते हैं, उन पर हमला हो जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। माइक को वो अपने साथ किडनैप करके ले जाते हैं। माइक उनसे लड़ने की कोशिश करता है और वो लड़ते हुए उनकी कार जंगल में एक पेड़ से टकरा जाती है।
माइक उनमें से एक को ब्रूनो के रूप में पहचान लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये सब उसकी ट्रेनिंग में साथ थे और वो उसकी दी हुई ट्रेनिंग का गलत फायदा उठा सकते हैं। माइक खुद को हथियारों से लैस करता है और पता लगाने में जुट जाता है। ऑफिसर्स बाद में सभी डेड लोगों की खोज के लिए घटनास्थल का दौरा करते हैं। इस बीच जेनिंग्स, जो हमलों के पीछे मास्टरमाइंड है, और उसने जानबूझकर माइक का वैन में डीएनए लगाकर माइक को फंसाने के लिए प्लान किया था। माइक एक टेलीफोन बूथ से लिया को कॉल करता है ताकि उसे पता चल सके कि वो ठीक है, लेकिन कॉल को थॉमसन ट्रैक करती है। लिया उसे बताती है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। माइक को कॉल काटना पड़ता है जब दो लोग माइक को पहचान लेते हैं कि वो एक वांटेड है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइक उन्हें निहत्था कर देता है और उनका ट्रक लेकर भाग जाता है। माइक को भागते हुए देख एजेंट भी उसका पीछा करते हैं जो थॉमसन ने भेजे थे। माइक ट्रक को जंगल में ले जाता है और छुपकर वहां से एजेंट्स को चकमा देकर निकल जाता है। किर्बी व्हाइट हाउस के अन्य अधिकारियों के साथ प्रेसिडेंट की हत्याओं का प्रयास करने में रूसी सरकार की भागीदारी की बारे में बात करता है और मामले को हल करने के लिए उनकी सलाह लेता है। बाद में किर्बी एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि माइक हमले में पूरी तरह से शामिल है और वो रशियन के साथ काम कर रहा है। किर्बी ये भी कहता है कि वो रशिया के खिलाफ जवाबी हमले में सहायता के लिए एक निजी कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर रहा है। माइक को एक वैन मिलती है और वो अपने अलग हुए पिता क्ले को खोजने के लिए ड्राइव करता है, जो कि एक रेंजर थे जिसने माइक को तब छोड़ दिया था जब वो छोटा था, और तब से माना जाता है कि वो ग्रिड से दूर है। माइक उसे ट्रैक करने में कामयाब हो जाता है और उसे पता लगता है कि वो थोड़े दिनों के लिए कहां छुपा हुआ है। क्ले किसी भी संभावित हमले की तैयारी के दौरान एक कैबिन में अकेला रहता है। माइक अपने पिता को अपनी सिचुएशन बताता है। हालांकि माइक अभी भी क्ले के उसे और उसकी मां को छोड़ने के लिए नाराज होता है। जेनिंग्स माइक को क्ले की जगह पर ट्रैक कर लेता है और अपने आदमियों को उसके पीछे भेजता है। क्ले निगरानी कैमरों पर बेनिंग्स के आदमियों को देखता है और वे वापस लड़ने के लिए बाहर निकलते हैं। क्ले माइक की मदद करता है और एरिया के चारों ओर विस्फोटकों को सेट करता है और उनको धमाके से उड़ा देता है। माइक उनमें से कुछ को अपने दम पर निपटा देता है। सुबह क्ले माइक को किर्बी की घोषणा के बारे में रेडियो पर सुनवाता है। ये महसूस करने के बाद कि ये सारा प्लान उसका है, माइक जेनिंग्स से कांटेक्ट करता है और बोलता है कि तुम्हारा प्लान एक युद्ध शुरू करने का था ताकि सेलिएंट ग्लोबल को कॉन्ट्रैक्ट्स और क्लाइंट मिल सके, और साथ ही वार्निंग देता है मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। माइक और क्ले फिर कैबिन से निकल जाते हैं और रास्ते में गैस फिलिंग के लिए रुकते हैं। माइक रेडियो पर सुनता है कि ट्रम्बुल रिस्पॉन्स का जवाब दे रहा है, लेकिन वो जानता है जेनिंग्स तब तक नहीं रुकेगा जब तक ट्रम्बुल को मार नहीं देता। माइक क्ले को लिया और लिन के पास जाने की सलाह देता है, इस बात पर जोर देते हुए कि वो इन लोगों की भी जान ले सकते हैं। बाद में थॉमसन और उसके साथी डेड सेलिएंट एजेंटों के पास आते हैं जो माइक ने उन्हें चालाकी से इन्फॉर्म किया होता है, और जैसा कि वो जानती है कि इराक के हादसे में सेलिएंट ही जिम्मेदार, उसे शक होने लगता है कि माइक वास्तव में निर्दोष हो सकता है। जैसे ही जेनिसिंग को खबर मिलती है कि ट्रम्बुल जाग रहा है, उसे अपने बॉस किर्बी का फोन आता है। वो जेनिंग्स को इससे करने के लिए अपने आदमियों को भेजने का आदेश देता है। जेनिंग्स अपने आदमियों को लिया और लिन को मारने के लिए माइक के घर भेजता है। जैसे ही उन्हें बाहर ले जाया जा रहा होता है, क्ले वहां पहुंच जाता है और उनको मारने के बाद वो लिया को समझाता है कि वो कौन है, और वो माइक और उसकी मां को छोड़ने के लिए पश्चाताप व्यक्त करता है। साथ ही कहता है कि वो लिया और लिन की रक्षा करेगा। थॉमसन और उसके साथी जेनिंग्स को गिरफ्तार करने के लिए सेलिएंट बेस के लिए उड़ान भरते हैं, और जब जेनिंग्स को पता चलता है कि वो सच्चाई जानते हैं तो जेनिंग्स उन दोनों को मार देता है। माइक उस हॉस्पिटल के लिए अपना रास्ता बनाता है जहां ट्रम्बुल है। जागने के ठीक बाद माइक सरेंडर कर देता है। ट्रम्बुल ऑर्डर करता है कि माइक को उसके पास लाया जाए। माइक दावा करता है कि उसे फंसाया जा रहा है और ट्रम्बुल इसे मान लेता है क्योंकि वो जानता है कि वो सिर्फ जिंदा है तो माइक की वजह से। जल्दी माइक को पता चलता है कि जेनिंग्स हॉस्पिटल के कंप्यूटर सिस्टम को भी हैक कर रखा है और कमरों में
गैस का प्रेशर बढ़ा रहा है। अब वो समझ जाता है कि वो हॉस्पिटल को उड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब पूरी बिल्डिंग को खाली करवा लिया जाता है, जिसके बारे में सैलिएंट टेक एजेंट्स को पता चल जाता है। जेनिंग्स जानता है कि माइक उनके आने से पहले वहां पहुंच गया था। जेनिंग्स और उसके कमांडो के आने के बाद सीक्रेट सर्विस और मेन एजेंटों के बीच गोलीबारी होती है। माइक ट्रम्बुल को सुरक्षित निकालने के लिए उसके साथ निकलता है, जबकि जेनिंग्स उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। फिर एक धमाके में हॉस्पिटल के आईसीयू को उड़ा दिया जाता है। माइक ट्रम्बुल को डेविड के साथ छोड़ देता है ताकि वो सैलिएंट एजेंटों को नर्क भेज सके। इससे पहले कि एक सैन्य टुकड़ी बाकी लोगों को बाहर निकाल ले, वो लगभग हर आखिरी आदमी को गोली मारता है, छुरा मारता है और सबको खत्म करता हुआ आगे बढ़ता है। जेनिंग्स एक हेलीकॉप्टर में भागने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। फिर दोनों आमने सामने आते हैं, जो माइक द्वारा जेनिंग्स को छुरा घोंपने के साथ खत्म होता है, जिससे उसका खून बहता है और वो मर जाता है। बाद में माइक को दोष मुक्त कर दिया जाता है, जबकि ट्रम्बुल और डेविड को किर्बी के सैलिएंट के साथ शामिल होने के बारे में पता चलता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्ले को उसके खोए हुए टाइम की भरपाई के लिए माइक और उसके परिवार के साथ रहने का मौका मिल जाता है। माइक ट्रम्बुल से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसे लगता है कि उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उसे अपनी हाल की चिकित्सा समस्याओं के बारे में बता देना चाहिए था और वो खुद को ट्रम्बुल की रक्षा करने के लिए फिट नहीं मानता। ट्रम्बुल माइक को माफ कर देता है और कहता है मुश्किल वक्त में ही असली आदमी की पहचान होती है। आज मैं जिंदा हूँ बस सिर्फ तुम्हारी वजह से, और अब कोई सीक्रेट नहीं, और मैं फिर भी चाहूंगा कि तुम सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर बनो। और माइक एक्सेप्ट कर लेता है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, चाओ।